हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून के लेक्चर देख रहे थे। इस सीरीज़ का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम देखेंगे। उससे पहले हम दो लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में भी हमने देखा था, डिटेल में कवर किया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसको भी हमने डिटेल में कवर कर लिया है। हम हर लेक्चर में एक ही अधिनियम को कवर करेंगे, सिर्फ एक अधिनियम, ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। और अब हमारे डेली सुबह 10 बजे लेक्चर अपलोड कर दिए जाया करेंगे, ताकि आपको एक निश्चित समय पर लेक्चर प्रोवाइड हो जाए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली 10 बजे ही लेक्चर मिल जाएं, ज़्यादा देर से ना मिले। और दूसरी बात यह है कि 1 अप्रैल से हम टेस्ट सीरीज़, इसमें ईपीएफओ की एक कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक जिसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये 10 हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आपको 10 टेस्ट तो प्रोवाइड किए ही जाएं, जो कि बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टेस्ट रहेंगे। और फुल लेंथ टेस्ट, जैसे कि ईपीएफओ में एग्जाम में आते हैं 120 क्वेश्चंस, इसी तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो 1 अप्रैल से प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 अप्रैल से। और इसमें हम ये सारे हमें अधिनियम कवर करने हैं। इसके अलावा हमें आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी हम कवर करेंगे। इन सारे अधिनियम को कवर करने के बाद हम आईएलओ को भी कंप्लीट करेंगे, और न्यू लेबर कोड जो आया है, लेबर कोड बिल, उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, जिसको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य और विस्तार: 1947 से पहले ऐसा कोई भी अधिनियम भारत में लागू नहीं था जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कर्मकारों के लिए नियमावली रही हो। उनके कार्य की शर्तें नियोजक के विवेक के ऊपर निर्भर करती थी, इसलिए वे प्रायः नियोजक के मनमानी, शोषण, अत्याचार एवं स्वेच्छाचारिता का शिकार हुआ करते थे। उनकी दशा सुधारने के लिए नियुक्त आयोग ने यह सुझाव दिया कि प्रतिष्ठानों में निश्चित नियमावली लागू करने से मजदूर वर्ग का काफ़ी हित होगा और वे नियोजक द्वारा किए जाने वाले मनमाने अत्याचार से बहुत हद तक मुक्त होंगे, तथा उन्हें नियमों की पूर्ण जानकारी करा देने पर वे जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये अधिनियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सा है, इसलिए आज का लेक्चर हमारा ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, थोड़े ही लेक्चर में टाइम में कवर हो जाएगा। और इसमें हमने सारी ही वो पर्सपेक्टिव कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर श्रमिक जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया। किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उसके उद्देश्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आप थोड़ा बहुत एक इंटेलिजेंस गैस एग्जाम में भी लगा पाते हैं, कि अगर उसके उद्देश्य आपको पता होंगे तो आप एक इंटेलिजेंस गैस आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डीप में जाकर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं करती। एक बेसिक आपको वो बेसिक नॉलेज का टेस्ट करती है, कि ऊपरी सतह से आपको पता हो अधिनियमों के बारे में। उद्देश्य: इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू नियमों में एक रूपता लाना है तथा समान रूप से लागू करना है। इसके पूर्व भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियुक्ति, सेवा मुक्ति, अनुशासकीय कार्यवाही, मजदूरी भुगतान का दिन, मजदूरी की दरें, सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी संबंधी निश्चित नियमों का या तो अभाव था, या वे नियोजक द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार निर्मित व लागू किए जाते थे। फिर औद्योगिक शांति एवं कार्य क्षमता को कायम रखने के लिए सेवा शर्तों के संबंध में उपयुक्त एवं निश्चित नियमों का होना आवश्यक है। इससे दोनों पक्ष, नियोजक और कर्मकार, दोनों ही लाभान्वित होते हैं। आगे देखते हैं इसमें अधिनियम के लागू होने की दशाएं। ये किन दशाओं में इस अधिनियम को, इस एक्ट को किन दशाओं में लागू किया जाएगा, किन कंडीशंस में लागू किया जाएगा और किन इंडस्ट्रीज पर लागू किया जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस नियम के लागू होने की 2 दशाएं बताई गई हैं। एक, निश्चित निर्धारित संख्या, यानी कि उसमें कर्मकारों की संख्या के पर आधारित होगा इसका लागू होना। दूसरा, उपयुक्त सरकार का आदेश, यानी कि जो संबंधित सरकार होगी, कंसर्न गवर्नमेंट जो होगी, जिस स्टेट में इंडस्ट्री लगी होगी, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा कि वो किस पर ये अप्लाई करती है। तो साधारणतः यह नियम उन सभी प्रतिष्ठानों में लागू माना जाएगा जहां काम करने वालों की संख्या 100 है या विगत वर्षों में कम से कम 100 रही है।
एक बार अधिनियम किसी प्रतिष्ठान में लागू होने के बाद लागू ही रहेगा, भले ही बाद में कर्मकारों की संख्या 100 से कम ही हो गई हो। यानी कि अगर किसी प्रतिष्ठान में 100 या 100 से अधिक एम्प्लॉय हैं तो ये वहां पर ऑटोमेटिक ही लागू माना जाएगा। और अगर एक बार लागू जब हो जाएगा तो उसके बाद अगर प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या कम भी हो जाती है तो भी इसको रिपील नहीं किया जाएगा, इस एक्ट को रिपील नहीं किया जाएगा, ये लागू ही रहेगा। संख्या के आधार पर समुचित सरकार 2 माह की पूर्व सूचना देकर अधिनियम के उपबंधों को ऐसे औद्योगिक संस्थानों में भी लागू कर सकती है जिसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या 100 से कम है। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट में इंडस्ट्री लगी हुई है उस स्टेट गवर्नमेंट को अगर इसको किसी ऐसे संस्था पर, ऐसे इंडस्ट्री पर लागू करना है जहां कर्मकारों की संख्या 100 से कम है तो उसे एक प्री नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने पहले ही एक सूचना देनी पड़े, जारी करनी पड़ेगी, जिससे कि इंडस्ट्री मालिकों को ये पता चल जाए कि यह यहाँ पर हमारा लॉ लागू होने वाला है। दूसरा, सरकार अधिनियम के उपबंधों को लागू कर सकती है जिसमें 2 ढंग से स्पष्टीकरण होगा। पहला, यदि प्रतिष्ठानों का नाम उल्लेख होगा तो ये उन प्रतिष्ठानों में ही लागू होगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इनको नाम के साथ डिस्क्राइब करके उन्हीं खास प्रतिष्ठानों में, किसी पर्टिकुलर प्रतिष्ठान के अंदर, किसी खास प्रतिष्ठान के अंदर ही अपने गजट में नाम के साथ प्रकाशित करके लागू कर सकती है। अन्य प्रतिष्ठानों के लिए फिर ये लागू नहीं होगा। यानी कि जिस कानून में स्टेट गवर्नमेंट नाम लिख देगी किसी इंडस्ट्री का तो ये उसी इंडस्ट्री पर ही लागू होगा। दूसरा, यह कि आदेश एक क्षेत्र विशेष में आने वाले प्रतिष्ठानों में ही लागू होगा। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अलग अलग घोषणा कर सकती हैं, लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय महत्व का सरकारी प्रतिष्ठान स्थित है तो संबंधित राज्य सरकार इस अधिनियम को वहां लागू नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है भिलाई प्लांट, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसी इंडस्ट्रीज पर ये लॉ लागू नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी तरह जैसे रेलवे होती है, रेलवे के आपने देखा होगा रनिंग शेड होते हैं, तो रनिंग शेड इस तरह स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ अप्लाई नहीं कर सकती। वहां पर किसी भी तरह के विवाद का निपटारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। आगे देखते हैं अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं। धारा 2 के अंतर्गत अधिनियम में कुछ शब्दों की परिभाषा और उपयुक्त व्याख्या की गई है। इसी तरह हर अधिनियम के अंदर जितने भी अधिनियम आपको इस लेबर लॉ में पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ में पढ़ने हैं, इसमें आपको सारे अधिनियम में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि उस खास शब्द का मतलब को डिफाइन करती हैं और आपको वो अच्छे तरीके से वो शब्द याद रखने हैं, वो परिभाषाएं याद रखनी है। क्योंकि पिछले एग्जाम्स में भी यूपीएससी द्वारा सीधे सीधे परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है अपीलीय अधिकारी। अपीलीय अधिकारी समुचित सरकार यानी कि कंसर्न गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के अंडर वो इंडस्ट्री होगी, द्वारा नियुक्त अधिकारी का सूचक है, जिसकी नियुक्ति सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करके ऐसे क्षेत्रों के लिए कर्तव्य पालनार्थ करती है। परंतु औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश संशोधन अधिनियम 1963 के आरंभ में ऐसी अपील के संबंध में है जो किसी औद्योगिक अधिकरण के समक्ष लंबित हो, वो प्राधिकारी या न्यायालय ही अपीलीय प्राधिकारी समझा जाएगा। यानी कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उस न्यायालय में जो अपीलीय प्राधिकारी होगा, यानी कि जो जज होंगे, जो न्यायाधीश होगा, उसे ही अपीलीय प्राधिकारी कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए अलग से किसी प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की घोषणा समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करती है। इसके विशिष्ट क्षेत्राधिकारों तथा कर्तव्यों को निर्दिष्ट कर दिया गया है। इसके क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया जाना वांछित होता है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद 2 समान स्तर के प्राधिकारियों में उत्पन्न ना हो सके। यानी कि अगर 2 प्राधिकारियों को नियुक्त किया जाता है तो उनके क्षेत्रों को डिफाइन कर, गवर्नमेंट के द्वारा उन दोनों के क्षेत्रों को डिफाइन कर दिया जाता है ताकि एक दूसरे के क्षेत्र ओवरलैप ना करें और एक दूसरे में उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। फिर है समुचित सरकार। केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रीय सरकार तथा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार समुचित सरकार होगी, यानी कि कंसर्न गवर्नमेंट होगी। लेकिन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान जैसे रेलवे प्रशासन, महापत्तन आपके खान, माइंस, तेल क्षेत्र आदि में केंद्रीय सरकार ही समुचित सरकार होगी। जैसे कि कोस्टल एरियाज हैं हमारे इंडिया के, तो जैसे बंबई या गुजरात के जो कोस्टल एरियाज हैं, तो यहाँ का जो पत्तन होंगे, नेशनल कोस्ट जो होंगे,
वो नेशनल लेवल का के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में रहेंगे। अगर वो गुजरात में है स्थित तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर गुजरात गवर्नमेंट का होल्ड होगा, या महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का किसी तरह का होल्ड नहीं होगा, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होल्ड होगा। आगे इसमें प्रमाणक अधिकारी सर्टिफाइंग ऑफिसर, इसमें निम्नलिखित न्यायालय या प्राधिकारी समाविष्ट हैं। पहला है श्रम आयुक्त, या दूसरा श्रम क्षेत्रीय श्रम आयुक्त रीजनल लेबर कमिश्नर। तीसरा समुचित सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकारी जिसकी नियुक्ति राजकीय पत्र में अधिसूचना द्वारा की गई है और जिसे प्रमाणक अधिकारी के सभी या कुछ कार्यों को संपन्न कराने का भार सौंपा गया है। फिर है नियोजक एम्प्लॉयर, नियोजक से अभिप्राय किसी औद्योगिक संस्थान के स्वामी से है, यानी कि कंपनी के इंडस्ट्री के मालिक से है। फिर है आगे स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर, जैसा कि नाम में दिया हुआ है इस लॉ के स्थायी आदेश। इससे अभिप्राय इस अधिनियम की अधिसूचना में दिए गए मामलों से संबंधित नियमावली से है। अधिसूचना की अधिनियम की अनुसूची में दिए गए मामलों के संबंध में स्थायी आदेश होने चाहिए। पहला, स्थायी आदेश को प्रमाणित करने का ढंग तथा प्रमाणक अधिकारी के कार्य। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी नियमावली बिना प्रमाणित कराए नियोजक अपने प्रतिष्ठान में लागू नहीं कर सकता। धारा 3 के अंतर्गत अब सभी नियोजकों का कर्तव्य है कि वे नियमावली को 6 माह की अवधि में प्रमाणित करा लें, अन्यथा वे दंड के भागी होंगे। यानी कि किसी भी नियमावली को किसी इंडस्ट्री में लागू होने के लिए मैक्सिमम 6 माह का समय दिया जाएगा, उसके बाद उस पर पेनाल्टी लगा दी जाएगी। श्रमिकों की कार्यावधि, काम के घंटे, अवकाश दिन, मजदूरी की दरें तथा भुगतान करने का ढंग, वेतन दिवस। दूसरा है पालियों में कार्य, यानी कि शिफ्ट में। शिफ्ट यहाँ इन द सेंस शिफ्ट, जैसे कि 9 घंटे की एक दिन की शिफ्ट होती है किसी एक लेबर की, तो उसको एक बार में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता, जैसे कि हमने कारखाना अधिनियम में भी देखा था। तो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं कराया जा सकता। 5 घंटे के बाद उसे कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना कंपलसरी है। तीसरा, उपस्थिति और विलंब से आने के संबंध में नियम। चौथा है अवकाश, अवकाश प्रदान करने की शर्तें, उसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा तिथि, और प्राधिकारी जो उन्हें स्वीकृति देगा। अवकाशों को स्वीकृति देने के लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, यहाँ उसके बारे में बात की गई है। फिर है निलंबन या पद से हटाने की शर्तें, किन कंडीशंस पे रस्टिकेशन होगा, टर्मिनेशन होगा या रेजिग्नेशन होगा। आगे स्थायी आदेशों का उपांतरण, उपांतरण कहते हैं मॉडिफिकेशन को। नियोजक और कर्मकार दोनों ही स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 10 क्लॉज 2 के अधीन स्थायी आदेशों के उपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर उन्हें किसी तरह के लॉ में अपने आदेशों में चेंजेस कराने हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं। सामान्यतः स्थायी आदेश अपने लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक अवश्य लागू रहेंगे और कोई परिवर्तन 6 माह बाद ही किया जा सकेगा। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री आज स्टेब्लिश होती है और उस पर स्थायी औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू होता है और उसके बाद इंडस्ट्री के मालिक को ये लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, हमने जो नियम बनाए हैं, इंडस्ट्री के मालिक ने जो नियम बनाए हैं उसमें कुछ कमी रह गई है, तो अगर उस पर एक बार वो नियम लागू हो चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनमें किसी तरह का चेंजेस नहीं कराया जा सकता जब तक कि नियम लागू होने की तिथि से 6 माह तक पूरे ना हो जाएं। यानी कि इन नियमों को, पहली बार वाले नियमों को 6 माह का कम से कम समय हो जाना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह का संशोधन या अमेंडमेंट उनके बनाए हुए नियमों में किया जा सकता है। उपांतरण के लिए आवेदन निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला, परिस्थिति में कोई परिवर्तन आ गया है। दूसरा, कुछ तथ्य पिछले प्रमाणीकरण करते समय दृष्टि से ओझल हो गए थे या छूट गए थे, या जिसे मैनुअल मिस्टेक या एक ह्यूमन मिस्टेक कहते हैं, एरर, ऐसा कुछ हो जाने पर भी उसको 6 महीने से पहले नहीं चेंज किया जा सकता। तीसरा, आवेदक इससे अधिक लाभदायक और सार्थक सिद्ध होने की आशा करते हों। यानी कि तीसरा, ये इस कंडीशन पे भी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं कि अगर ऑनर को या कंपनी मालिक, इंडस्ट्री मालिक को ये लगता है कि अब जो हम नियम बनाकर इसे दोबारा लागू करवाने वाले हैं वो नियम ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, इस कंडीशन पे भी उन्हें 6 महीने बाद लागू किया जा सकता है। अपील तथा अपीलीय न्यायालय के अधिकार, कर्तव्य एवं स्थायी आदेशों की व्याख्या। अपीलीय न्यायालय के गठन का ढंग समुचित सरकार के ऊपर होगा। वो सुनवाई के पूर्व दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातों को रखने का अवसर प्रदान करेगा। दूसरा, समुचित सरकार किसी क्षेत्र विशेष में स्थित प्रतिष्ठानों के लिए इसके क्षेत्राधिकार की घोषणा राजपत्र में कर सकती है तथा इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अगला, अपीलीय न्यायालय के कार्य एवं अधिकार। अपीलीय मामले में उसे विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु उसका प्रयोग वो न्यायिक ढंग से करेगा।
वो निम्न बातें कर सकता है, निम्न स्टेप ले सकता है। यथोचित संशोधन यानी कि एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, निरस्तीकरण कैंसिलिएशन, पुष्टिकरण कन्फर्मेशन। अपीलीय न्यायालय की शक्तियां, पक्षकारों व उनके साक्ष्यों की उपस्थिति अनिवार्य करना, साक्ष्य ग्रहण करना, दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करना। दूसरा है शपथ दिलाना, औथ दिलाना। तीसरा परीक्षा करना। चौथा विवादग्रस्त स्थान पर जाकर पूछताछ करना, और यदि कोई साक्षी के रूप में साक्ष्य देना चाहता है तो उससे पूछताछ करना। प्रमाणकर्ता अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को कतिपय प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कि प्रमाणकर्ता अधिकारी जो होगा, जो एपेलेट बॉडी होगी, एपेलेट अथॉरिटी होगी, उसे सिविल न्यायालय की सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन इससे वे न्यायालय में रूपांतरित नहीं होंगे। फिर है दंड विधान, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। धारा 13 में दंडित करने के उपबंध हैं। जो भी नियोजक सिद्ध दोष होगा, यानी कि जिस एम्प्लॉयर पर किसी तरह का गिल्ट प्रूव हो जाएगा, उसे दंड भोगना पड़ेगा। नियमों का उल्लंघन पर नियोजक को 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड हो सकता है। यहाँ जितने फैक्ट हैं, आपको हर अधिनियम में फैक्ट्स बिल्कुल ध्यान से रट लेने हैं। 5,000 रुपये का आर्थिक दंड हो सकता है। इस आर्थिक दंड को कम करना परीक्षण न्यायालय के विवेक तथा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। दूसरा, इस धारा के अनुसार यदि तत्काल भूल को नियोजक नहीं सुधार लेता तो अपराध के निरंतर बने रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना होगा, जो 5,000 रुपये के अतिरिक्त होगा। यानी कि अगर वो अपनी भूल को सुधारता नहीं है तो जब तक वो भूल वैसी ही रहेगी, तब तक उसे 200 रुपये पर डे के हिसाब से अतिरिक्त दंड देना होगा। लेकिन 200 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त दंड प्रथम दिन जिस दिन अपराध हुआ है उसे छोड़कर होगा। यानी कि उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा जिस दिन अपराध घटित हुआ है, यानी कि जिस दिन उसने नियमों का उल्लंघन किया है उस दिन को छोड़कर, उस दिन से 24 घंटे के समय को छोड़कर अगले दिन से 200 रुपये पर डे का उस पर एक्स्ट्रा पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। अगला, कोई भी नियोजक जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अंतिम रूप से प्रमाणक अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थायी आदेशों का उल्लंघन करता है, उसके ऊपर 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड किए जाने का प्रावधान है, और सुधार ना किए जाने पर 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त दंड देने का प्रावधान है। अगर नियोजक इसमें अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं करता है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी अधिनियम को अंतिम रूप नहीं देता है तो भी उस पर 1,000 रुपये की पेनाल्टी का प्रावधान है, और जब तक वो नहीं देगा 1,000 रुपये की पेनाल्टी के अलावा पर डे उस पर 25 रुपये का एक्स्ट्रा पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। अधिनियम में कारावास की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि किसी तरह के जेल का टर्म नहीं है इसमें। फिर अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। धारा 13 क्लॉज 4 से स्पष्ट है कि कौन सा न्यायालय उपर्युक्त अपराधों में को देखने तथा उनको दंड देने के लिए प्राधिकृत तथा सक्षम है। उनके अनुसार महानगर दंडनायक, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय के अवर, यानी कि नीचे कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन अपराध का विचारण नहीं कर सकेगा। यानी कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी जो वर्ग 2 का अधिकारी होगा, उसके अलावा इससे नीचे का कोई भी न्यायाधीश इस धारा के अधीन अपराध का विचारण नहीं कर सकेगा। यहां पर द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश का ही उल्लेख है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के अधिनियम कवर करेंगे, और आगे से हमारे सारे लेक्चर डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप डेली सुबह हमारे 10 बजे चैनल पर देख सकते हैं। उसके आगे हम कोशिश ये करेंगे कि हम डेली आपको 2 लेक्चर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।